बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन के लिए हम लोग साइंस के क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि साइंस में हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी हमारी चल रही है। साइंस के बाद हम आते हैं भूगोल वाले सेक्शन में, और भूगोल में भी हमारा कुछ प्रश्न तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हमने सोचा कि क्लासेस ला दिए जाएँ ताकि जितना ज़्यादा डायमेंशन हमारा विस्तृत होगा, हमारी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो भूगोल से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस SCERT के बुक से ही तैयार किए गए हैं। तो एक एक करके सवालों को समझेंगे। सवालों की ओर बढ़ने से पहले हमारे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स एवं टेलीग्राम चैनल आदि से जुड़ने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और एक बार फिर से आप यहाँ पर सिलेबस देख लें। तो भूगोल का जो सेक्शन होगा, अभी तक अनुमान है कि इससे 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो 10 सवाल होंगे, इस 10 सवाल को हम लोग कैसे टेकअप करेंगे। क्लास 10 तक हम लोगों को जाना है, क्लास 8, 9, 10 यहाँ से हम सवालों को लेकर के आएंगे। तो बहुत ही अच्छे सवालों को तैयार किया गया है। और पहला सवाल हमारा आ चुका है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 जो है आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये सब पृथ्वी पर खींची हुई प्रमुख काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका अलग अलग प्रभाव होता है, और इधर उसकी जो स्थितियां हैं, ठीक है, वो दिखाई गई हैं। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, हम यहाँ पर पृथ्वी का ग्लोब बनाएंगे और ग्लोब के ऊपर समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी रेखा स्थित है। सबसे पहले 0 डिग्री की बात करेंगे। तो 0 डिग्री हमारा हो जाता है इक्वेटर, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तर में। तो 23.5 डिग्री उत्तर की जब हम लोग बात करेंगे, ऊपर की दिशा जो है वो नॉर्थ है और जो नीचे की दिशा है वो साउथ है। तो 23.5 डिग्री उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यह रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा, कैंसर उत्तर में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है ये कर्क रेखा, आप हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। 66.5 डिग्री उत्तर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। तो यहाँ पर ये हो गया। अब दक्षिण दिशा की ओर आइए, 23.5 डिग्री दक्षिण में आ जाइए। तो 23.5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को, रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिण में आ जाइए। तो 66.5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, सर्किल ऑफ अंटार्कटिक। तो इस प्रकार से जो प्रमुख रेखाएं हैं और उनकी स्थितियां याद रखनी है आप लोगों को। और यहाँ पर जब मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में सही ऑप्शन है। अब देखिए, मैचिंग में मान लिया जाए कि आपको ये 5 के पाँचों स्थितियां नहीं पता हैं, लेकिन इसमें से एक जो भूमध्य रेखा है, इसके बारे में सब लोग आराम से गेस भी कर सकते हो कि भूमध्य रेखा जो है वो आपके बीचों बीच है, और बीचों बीच 0 डिग्री है, ठीक है, बीचों बीच 0 डिग्री है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री से मैच करेगा, ये तो सबको पता होना चाहिए, लगभग लोगों को पता भी होगा। अब देखिए, मैचिंग वाले ऑप्शन में A का 3 मात्र एक ऑप्शन में है, बाकी में गलत दूसरे ऑप्शन हैं जो कि गलत हैं। अगर आप 100% श्योर हैं कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री को ही कहते हैं, तो आप केवल और केवल एक अपने ऑप्शन से, एक हथियार से आप इस पूरे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। कन्फ्यूजन वहाँ हो सकता है जहाँ पे दूसरे ऑप्शन में भी 1 का 3 दिया हो,
ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ भी 3 अगर दिया हुआ रहता तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता। जैसे कर्क रेखा बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तर को, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं। तो बी का 4, तो बी का 4 भैया कौन में है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बी का 4 हो सकता है कि किसी एक ही ऑप्शन में बी का 4 हो, तो वहाँ भी हम यहाँ टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मिलान वाले सवाल में हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी के ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो जो ग्लोब पर उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, इनको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो लंबा है वो लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटा हुआ है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, लेटिट्यूड लेटा हुआ, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लेटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड लंबा है, खड़ा है, जो लॉन्गिट्यूड है। तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अच्छा, इसी से संबंधित यहाँ पर अगर हम कर दें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, आपको कमेंट करके बताना है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। चलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। तीसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण हुआ था। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ था। निम्न में से कौन एक परतदार चट्टान नहीं है। चट्टान के कई प्रकार होते हैं, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, तो उन्हीं में से ये सवाल उठाया गया है। परतदार चट्टान कौन नहीं है। ऑप्शन आपका है चूना पत्थर, बालूका पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट। तो देखिए परतदार चट्टान कौन नहीं है, तो क्वार्टजाइट नहीं है। क्वार्टजाइट जो है वह परतदार चट्टान नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला सवाल है कि समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दिन रात, मौसमी, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो समुद्री समीर यानी कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली समीर समुद्री समीर कहलाती है। तो समुद्री समीर के बहने का समय दिन के होता है, ठीक है, दिन का समय। अगला सवाल है, सूची 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको सूची 2 देश से सम्मिलित करना है, और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं बैगुओ, हरिकेन, टाइफून, बिल्ली विलेज ऑस्ट्रेलिया का है। बिल्ली विलेज जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया का है। डी का 1, अब देखिए ऑप्शन में डी का 1, 2 में है, तो 1 और 4 ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। 1 और 4 में दिमाग नहीं लगाना है, 2 और 3 में लगाना है। अच्छा, उसके बाद आपका जो टाइफून है, टाइफून आपका चीन का है, सी का 2। तो देखिए सी का 2 यहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप लोग जानते हैं, तो कम से कम 1 या 2 मिलान करने वाले में 2 अगर जानते हैं तो 100% है कि आप सही बनाइएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक। 3, 4, 2, 1। अब यहाँ देखिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बैगुओ जो है, बैगुओ यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये मुख्य रूप से फिलीपींस में आता है, ठीक है, फिलीपींस का है ये। उसके बाद आपका हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है।
टाइफून की चर्चा हम लोगों ने की, चीन का है, और विल्ली विलेज ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। बिहार राज्य विस्तृत है, बिहार राज्य का फैलाव किधर है? कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है। तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके उत्तरी गोलार्ध में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो मकर रेखा वाला ऑप्शन तो किसी भी हालत में होगा नहीं, क्योंकि हमारा बिहार जो है, हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो कभी भी मकर रेखा के अंतर्गत तो कोई भी स्थिति आएगी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कर्क रेखा वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पूछा जा रहा है बिहार राज्य का विस्तार, तो बिहार राज्य का विस्तार जो है कर्क रेखा के भी उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वो है गंडक परियोजना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। नेक्स्ट है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? व्यावसायिक है, जीवनदायी है, निर्यातोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। तो देखिए बिहार में जो कृषि है वह जीवनदायी स्वरूप की है, क्योंकि हमारे बिहार के लगभग 70 से 80% लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो सर्वाधिक सड़कों का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका इसीलिए अच्छा है, इसीलिए विकसित है क्योंकि वहाँ सड़कें अच्छी हैं। अगला सवाल है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई यानी कि जो अपना भारत का वह क्षेत्र जो समुद्र से घिरा हुआ है, तो पूरब में आपका इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, पश्चिम में आपका अरब सागर है। तो यहाँ इतना जो क्षेत्र है ये पूरा आपका क्या है? तटीय रेखा है, तटीय क्षेत्र है, तो यही तट रेखा कहलाती है। तो तट रेखा टोटल 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और सवाल बन सकता है कि जो स्थलीय क्षेत्र है भारत का, तो भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है तो उसमें स्थलीय क्षेत्र यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई क्या होगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ज़रा सा सर्च कीजिए खुद से भी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर पर बनाए गए हैं, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बिहार के मिट्टी से ये सवाल है। बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उसमें से एक है लेटेराइट मिट्टी, और यह दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से पाई जाती है, और ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें अभ्यारण्य या फिर जैविक उद्यान बिहार के दिए हुए हैं, और दूसरी जो सूची है वो जिले दिए हुए हैं जहाँ पे वो स्थित हैं। इन दोनों को सही सही मिलाना है, तो आइए मिलाना शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान सभी को पता पटना में है, पटना का चिड़ियाघर बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपका चंपारण में है, तो ये आपका चला जाएगा तीसरा, A का 5, B का 3। और देखिए A का 5, B का 3, 1 और 2 में मिल रहा है, बाकी 3 4 खत्म हो गया। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो रोहतास में है, कैमूर रोहतास में पड़ता है, तो यहाँ पर C का 2 हो जाएगा।
सी का तो जैसे ही आ गया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, बाकी दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया में आपका है और राजगीर अभ्यारण्य आपका नालंदा में है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, उससे पहले अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन सभी का बेनिफिट ले सकें। 1946 में 1946 ईस्वी में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना स्थापित हुआ था, और ये कहाँ स्थापित किया गया था ये बताना है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये देखिए 1946 में भारत में रेयॉन का जो पहला कारखाना स्थापित हुआ था। अच्छा, रेयॉन है क्या? रेयॉन एक रेशा है और यह एक कृत्रिम रेशा है। रेयॉन जो है ये एक कृत्रिम रेशा है, संश्लेषित रेशा है, और पहला यह संश्लेषित रेशा है, लेकिन पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है। थोड़ा बहुत पार्ट जो है इसका संश्लेषित किया गया, थोड़ा बहुत केमिकल इसमें मिलाया गया है, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है वो कागज़ कहते हैं, बांस की या काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होता है, ठीक है। और अधिकांश हिस्से इसके जो है वो प्राकृतिक ही है, लेकिन कुछ भाग इसका संश्लेषित किया गया है, यानी कि केमिकल को मिक्स करके ये बनाया गया। तो रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है और इसका कारखाना 1946 ईस्वी में केरल में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो केरल में। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब जैसे भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र है, अब यहाँ समुद्र में चले गए 19.2 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके अलावा चले गए 200 किलोमीटर तक, तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? किस श्रेणी में आएगा? राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगा, अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा, या फिर तटीय क्षेत्र कहलाएगा, या पांचवा ऑप्शन चलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पर पांचवा ऑप्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें दो जो ऑप्शन है वो सही हैं, ठीक है। पहला राष्ट्रीय संपत्ति, ये राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत भी आता है, और तीसरा अपवर्जक क्षेत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो गया, तो पांचवा ऑप्शन में जाएंगे कि एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में शामिल नहीं है। रेल कारखाना ये सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया जो पब्लिक के, जो सरकार के अधीन आता है, ठीक है, जिसको हम लोग सरकारी कहते हैं आम भाषा में। सरकारी क्षेत्र को सरकारी कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र को सरकारी कहते हैं, और निजी क्षेत्र को प्राइवेट कहते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र को प्राइवेट कहते हैं। तो सरकारी कौन है और कौन प्राइवेट है यही पहचानना है। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में शामिल नहीं है, तो रेल कारखाना सरकारी है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया लग गया, वो समझ लीजिए कि सरकार के अधीन आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो भारत यानी कि देश का नाम जैसे आ गया तो वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगा। टाटा, तो टाटा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में शामिल नहीं है, यह एक निजी क्षेत्र है, ठीक है, निजी स्वामित्व वाला क्षेत्र है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे जो सड़क की जो सबसे अच्छी सुविधा है वो एक्सप्रेस वे के रूप में होती है। तो एक्सप्रेस वे की शुरुआत भारत के अंदर कब की गई ये बताना है। तो इसकी शुरुआत 1974 ईस्वी में की गई भारत में। याद रखिएगा इस चीज़ को। 1974 में एक्सप्रेस वे निर्माण शुरू हुआ है और वर्तमान समय में कई सारे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। अगला सवाल है कि एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करने वाले सागर कौन हैं? ऑप्शंस हैं वास्पेरस जल संधि, लाल सागर, मारमारा सागर, स्वेज नहर, या पांचवा ऑप्शन जाइएगा इसके साथ। तो देखिए इसमें भी पांचवें ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक से अधिक वाला सिचुएशन लागू है। एशिया महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करने वाले दो सागर हैं,
पहला है लाल सागर और दूसरा है स्वेज नहर। ये दोनों ही एशिया को अफ्रीका से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में, ये लाल सागर हो गया और ये स्वेज नहर हो गया। तो ये आपका इधर हो जाता है एशिया, इधर आपका हो जाता है अफ्रीका। तो यहाँ पर इस पिक्चर में जो कि सैटेलाइट वाला इमेज लिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इस नहर को, जो कि अफ्रीका और एशिया को अलग कर रही है। इधर हो जाएगा आपका एशिया और इधर अफ्रीका। तो ये दो नहरें, एक लाल सागर हो गया और एक स्वेज नहर हो गया, ये दोनों ही अलग कर देते हैं। अगला सवाल है सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। काफ़ी आसान सा सवाल है और ये साइंस में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे भूगोल में भी ये सवाल आ गया है। शुक्र ग्रह यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का। अगला सवाल है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। पृथ्वी पर खींची गई जो देशांतर रेखाएं हैं, हम लोगों ने पीछे भी इसके ऊपर डिस्कशन किया। देशांतर रेखा किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपका है बेल्ट, गोरे, काले, समय पेटी, या फिर पांचवा ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गोरे। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। वहीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, हमारे पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो दूरी होती है, इसको हम लोग जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स को। निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल है मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना, या हवाओं का बहुत तेज़ी से बहना। बहुत तेज़ी से बहेगा तो वो आंधी कहलाएगा, मानसून थोड़ी ना कहलाएगा। हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं का रुख बदलना। जी, ये सही ऑप्शन है, हवाओं का रुख बदलना। ठीक है, हवाओं के रुख बदलने को ही मानसून कहा जाता है। अगला ऑप्शन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है भारत में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत नदियों का देश है, और जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं। तो निश्चित रूप से सर्वाधिक मिट्टी जो होगी भारत में, वो जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे देखिए मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे देश में जो मिट्टी का विस्तार है उसका मैप है। इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया, एलुवियल सॉइल, इसके बाद आपका ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, इसके बाद रेड एंड येलो है, उसके बाद लेटेराइट है, उसके बाद एरिड है, उसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो विस्तार दिख रहा है, ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। इसके अलावा इधर भी आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, अगला सवाल लेंगे गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय का संबंध है आपका भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित मानव निर्मित झील है। ये कैसा झील है, मानव निर्मित झील है, यानी कि मैन मेड है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको गोविंद सागर बांध के संदर्भ में। अगला सवाल ले उससे पहले अगर आप लोगों को एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट आ गया है। चलिए अगला सवाल है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। मृदा संरक्षण से है, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से है,
जल संसाधन के संरक्षण से है या फिर खनिज संपदा के संरक्षण से है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है संविधान की धारा 21। इनमें से कौन लौह खनिज नहीं है? लौह खनिज कौन सा नहीं है? देखिए, खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक लौहयुक्त खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, ठीक है, लौहयुक्त खनिज कहलाता है, और दूसरा अलौह खनिज कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अलौह खनिज है। देखिए, मैग्नीज लौहयुक्त है, निकेल भी लौहयुक्त खनिज है, कोबाल्ट भी लौहयुक्त है, जबकि टीन जो है वो लौहयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टीन। प्रमुख लौह खनिजों को यहाँ पर दिया गया है, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि प्रमुख लौह खनिज हैं। अगला सवाल है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, आसान सा सवाल है। सीमेंट उद्योग, इसको सभी लोग जानते होंगे। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, चूना पत्थर को सीमेंट उद्योग का कच्चा माल भी कहते हैं। अगला सवाल है कि पटना के गोलघर के निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या था? पटना के गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन से आपके सैनिकों को रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या फिर पूजा करने के लिए। तो पटना का जो गोलघर है वो 1770 ईस्वी का जो अकाल पड़ा था, तो अकाल के उपरांत अनाज को स्टोर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, गोलघर का निर्माण 1770 ईस्वी में आए भयंकर अकाल के बाद अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई जो है वो 96 फीट है। ठीक है, 96 फीट ऊंची है, और इसके आधार की जो चौड़ाई है वो 3.6 मीटर है, लगभग 3.5 मीटर है। और इसके अंदर अनाज कितना आ सकता है, कैपेसिटी कितनी है? तो 1,37,000 टन अनाज भंडारण करने की कैपेसिटी गोलघर की है। तो वर्तमान समय में तो इसमें अनाज नहीं रखा जाता है, ये एक पर्यटन क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का सेक्शन आज का हमारा होता है कंप्लीट। 30 इंपॉर्टेंट सवालों को आप लोगों ने देखा। सवाल आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हमारा प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।